मैं मोदी जी की कसम खा कह रहा हूँ, योगी जी कसम मोदी जी की कसम खा के? हाँ, मोदी जी की कसम खा कह रहा हूँ। योगी जी के 8 साल के कार्यकाल समाप्त हो चुका है। देश में तमाम मुद्दों पे बातचीत चल रही है। औरंगजेब की कब्रों पे भी बात चल रही है और एक तरफ महाराणा सांगा का जो भी काफ़ी बवाल चला और उनके घर पे भी करणी सेना ने भी गया और काफ़ी कुछ देश में चल रहा है जिस पे हम बात करेंगे। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सनातन वैदिक न्यास विश्व वैदिक सनातन न्यास से संतोष सिंह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अश्विनी त्रिपाठी हमेशा लगातार हमारे शो में आते रहते हैं, और अजय फौजी जी को तो सभी लोग जानते ही हैं, लगातार हमारे शो में आते हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, और राजनीतिक विश्लेषक पॉलिटिकल एक्सपर्ट अंकुर द्विवेदी जो कि हमारे चैनल के एडिटर एट लार्ज भी है, वो भी शो में मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं अश्विनी त्रिपाठी जी से। तो अश्विनी त्रिपाठी जी, योगी जी के 8 साल किस तरह आप देखते हैं? 8 साल बेमिसाल। मैं तो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो 8 साल हुए हैं, पहली ऐसी सरकार है जिसने विकास की वो गंगा बहाई जो शायद भूतो भविष्य कभी सोचा नहीं जा सकता था। मैं समझ सकता हूं कि आप छोटे छोटे कामों से लेकर के बड़े कामों तक, जो सड़कों के मॉडल तैयार किए गए, जो सड़कों की कायाकल्प हुई है, जो प्राथमिक विद्यालयों की कायाकल्प हुई है, जो तीर्थ स्थलों के कायाकल्प हुई है, आप तमाम ऐसे काम मैं गिना दूंगा जिससे आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास के मॉडल के रूप में आज देश में सबसे पहला प्रदेश गिना जाएगा। और यहाँ तक एक उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश में स्थिति थी, देश में जो स्थिति थी, व्यभिचार, लाचार, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से आकंठ में डूबा हुआ प्रदेश। हाँ, लगता था केवल यहाँ आगजनी होती है, लूटपाट होती है, हत्या होती है, बलात्कार होती है। उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में जैसे ही आई, सबसे पहले ऐसे लोगों पे अंकुश लगाई जो लोग हत्या, लूट, बलात्कार में थे। आज कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटाता है इस प्रदेश में कि कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर फायरिंग करे, लोगों को आतताई या दहशत फैला करके लोगों पे शासन करे। इस तरह के लोग ख़त्म कर दिए गए। जो लोग आतताई बन करके, जो लोग बाहुबली बन करके, जो दहशतगर्द बन करके उत्तर प्रदेश में अपना माहौल बना करके और एक छत्रराज और राजनीतिक स्वरूप पा करके राजनीतिक संरक्षण में अपने को रसूखदार बनते थे, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम कोई किया तो उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी ने किया। इसलिए मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि अच्छा, नेताजी पेपर लीक की घटनाएं भी हुई और लगातार काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार में ही हुआ। देखिए, सरकारें बदली, कट कर दी है। हाँ। सरकारें बदली, फ़ोन कट कर दिया। कहीं ना कहीं जो सरकार, जो पहले के अधिकारी थे, आपको भी पता है कि सपा की गवर्नमेंट में, बसपा की गवर्नमेंट में जो तमाम ऐसे अधिकारी जिनके आचरण पहले से ही उसी तरह के थे, लूटपाट खसोट करने के, वो अचानक देवता नहीं हो जाएंगे। सरकार ने उनको अंकुश लगाने के लिए तमाम प्रकार के परिवर्तन किए। यहाँ तक कि जो बोर्ड व्यवस्था थी, जो हमारी परीक्षा की बोर्ड व्यवस्थाएँ थी, जो परीक्षा कराने के लिए एजेंसियाँ नामित थी, उनमें भी हमने बहुत सारे परिवर्तन, उनमें भी हमने बहुत सारे संशोधन किए और हम मानक के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध थे। और हमने यह प्रयास किया कि कोई भी पेपर लीक ना हो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने जान पे खेल करके पेपर को आउट कराता है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो सपा मानसिकता से पहले से वो प्रभावित था। और इस तरह के लेकिन सत्ता में तो आप ही थे ना। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई। बुलडोजर की बात है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रोक लगा दिया है, कहा कि ऐसे आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बिल्कुल। लेकिन आप ये न सोचिए बुलडोजर कहीं ना कहीं क्यों चलाया जाता था। इसके पीछे ये था कि ऐसे लोगों के मंसूबे पे पानी फिरे और ऐसे लोगों में एक दहशत का माहौल बने। योगी जी का कहीं ये नहीं था कि हम अच्छे लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दें। उनका ये था कि जो परीक्षा माफिया हैं, जो परीक्षाओं में गड़बड़ी करते हैं, जो नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोग कतई बख्शे नहीं जाएंगे। और सरकार उसी दिशा में है। ऐसा ठीक है, हमने बुलडोजर नहीं चलाएंगे, लेकिन हम ऐसे लोगों को कतई छोड़ेंगे भी नहीं। उस तरह की हमारी व्यवस्था की जा रही है और उस तरह की व्यवस्थाएं भी बनाई जाए। अभी आपने देखा, आज ही पेपर में निकला हुआ है कि 60,000 के बाद हम फिर से जो है पुलिस की भर्ती कराने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार नौजवानों के हितों को, नौजवानों के रोजगारों को देने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि नौजवान कहीं से भी अपने को ये महसूस न करें कि हमारी सरकार नहीं है। क्योंकि हमारी सरकार नौजवानों को समर्पित है, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, हमारी सरकार किसानों को समर्पित
समर्पित है, हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित है। जब हम इनके लिए समर्पित हैं तो हमारी सरकार के योगी जी का पहला सुबह से लेके शाम तक, रात तक 24 घंटा केवल इस विषय पर रहता है कि नौजवान को हम कैसे सुरक्षित करें, नौजवान को हम कैसे रोजगार दें। हाँ, जो लोग लगातार वर्षों से करते आए हैं सपा की गवर्नमेंट में पेपर लीक का, आप याद होगा आज ये लोग पेपर लीक की बात करते हैं। अरे एक समय था जब केवल लिस्ट निकाली जाती थी तो केवल एक जात विशेष लोगों का जो है चयन हो जाता था, और पता ही नहीं चलता था। पता चला कि आपने फार्म भरा और आप परीक्षा के डेट ढूंढ रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, तब तक वो व्यक्ति जो है चयनित होकर के आ गया। विभागों में लोग बैठना शुरू हो जाते थे, वो व्यवस्था ये लोग शायद भूल गए। आज तो मैं सरकार को बधाई देता हूं कि हर व्यक्ति को ये पता है कि जब तक परीक्षा नहीं होगी, जब तक इंटरव्यू नहीं होगा, तब तक हमारा विभाग में कोई चयन नहीं होगा, तब तक हम विभाग के अधिकारी या कर्मचारी नहीं बन सकते हैं। अब लोगों के भी मन में इस तरह के भाव जगे हैं कि हमको पढ़ना पड़ेगा। नौजवान भी ये जानता है कि हमारे पास एक ही माध्यम है, वो है पढ़ना। पढ़ के ही हम अध्ययन करके ही शिक्षा को प्राप्त करके ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में कोई बनाया है तो उसका नाम योगी जी है। आज आप शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश में जो नकल और माफिया राज चलता था वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म कर दिए गए हैं, और अभी भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ता है वह एकदम से ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा। कोई एक व्यक्ति माई का लाल नहीं होगा जो कह दे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई पेपर लीक होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ किया जाए। विपक्ष का कहना है कि सांप्रदायिकता बढ़ी है। सांप्रदायिकता बढ़ी है, मैं तो समझ रहा हूँ कि वो सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले लोग आज सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं। आप अभी आप सोच सकते हैं, रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया उसको अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये दलित का अपमान है। अरे मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर दे, कोई व्यक्ति, आप इससे सोचिए, महाराणा राणा संगा जो हिंदुओं के प्रतीक थे, जिन्होंने 80 जख्मों को सह करके, जिन्होंने अपनी आंखें और हाथें गंवा करके इस हिंदुस्तान की रक्षा करने, मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने को पूरा जीवन लगा दिया, उस व्यक्ति के ऊपर कोई गलत बयान देगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे रहेंगे? और अगर उसके ऊपर कोई बयान देते हैं या करणी सेना के लोगों ने अपना जो है विरोध प्रदर्शन किया, तो आज अखिलेश यादव हिंदुओं के बीच दलित कार्ड खेलने के लिए कहते हैं कि यह दलितों का अपमान है। आप अभी जो है गाय के गोबर पर इस तरह का बयान दिए हैं कि गाय के गोबर से मुझे जो है घृणा आती है, गाय के गोबर से बदबू आती है। इस व्यक्ति को तो सोचना चाहिए कि आप एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कितनी हदें पार करेंगे। भारत में गौ माता की संज्ञा भारत माता की संज्ञा के बराबर है। हम गौ माता को कहीं ना कहीं माता मानते हैं। आराध्य अगर सनातन धर्म में कोई भी हिंदू भरोसा करता है तो सबसे पहले वह गौ माता की पूजा होती है, गौरी गणेश की पूजा होती है। घर में कोई भी पूजा जब संपन्न होती है, यहाँ तक कि ब्याह से लेकर के कोई भी छोटा मोटा पूजा होती है तो गौरी गणेश की पूजा होती है। और उस गौरी गणेश की पूजा उनके घरों में, पूछा जाए अखिलेश यादव से कि उनकी शादी हुई थी, उनके परिवार के घरों में जो शादियां हुई थी वह क्या किस आधार पे हुई थी? क्या उस समय उनको बदबू नहीं आती थी? अगर बदबू आती थी तो उस समय तो उनको उठ के खड़े हो जाना चाहिए। इस तरह का बयान देने वाले को मैं समझता हूं कि केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अब इस देश को कितना सांप्रदायिक हिंसा में फैलाना चाहते हैं, कितना गर्त में ले जाना चाहते हैं, ऐसे मंसूबों के ऊपर विराम लगना चाहिए। और जो त्रिपाठी जी हैं जो कि भाजपा से लगातार हमले किए, तो हम पहले जाएंगे अजय फौजी जी के पास, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि इनका तो कहना है कि मिट्टी में मिला देंगे जो बात कहे थे। उस पर उन्होंने कहा अखिलेश जी जो कि गाय माता का अपमान कर रहे हैं, ये भी इन्होंने हमला किया, तो आप किस तरह देखते हैं? इन्होंने क्या कहा? अखिलेश जी का ये कहना है कि उन्होंने गाय माता का अपमान किया, कि गाय के ऊपर बदबू जैसा कुछ बयान दे दिया। इनका ये मानना है कि अखिलेश जी गाय का ही अपमान कर रहे हैं, जबकि यदुवंश में सबसे ज़्यादा पूजा रही, पूरे हिंदुत्व में सबसे ज़्यादा पूजा गाय की होती है। अब मैं इनसे बता रहा हूँ, इन्होंने कह रहे हैं ये 8 साल बेमिसाल, यही बोले है ना, 8 साल वहाँ बेकार। शुरुआत यहीं से करता हूँ। पहली चीज़, एक दूसरी चीज़ शुरुआत करता हूँ। अंग्रेज़ आए, रेल लाइन बिछा दिए, मुग़ल आए, ताजमहल बना दिए, ठीक। मोदी जी आए, शौचालय की लाइन लगा दिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बेरोजगार बना दिया, शिक्षा से दूर कर दिया, ठीक। अब ये गाय के गोबर की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ग्वाल हैं, यादव हैं,
गौशाला उनके पास है, बहुत सी गायें हैं, हम लोग भी गाय पालते हैं। इस पूरे बयान को ये तोड़ मरोड़ के ये पेश कर रहे हैं। सही बयान आप बता दीजिए क्या है। लोग तो यही बता तो रहा हूँ, बदबू वाले के। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बहुत सा गौशाला बनाया, ठीक। मैं बनारस से ही बता रहा हूँ, बनारस में गौशाला बनी होगी, आप वहाँ का हाल देख लीजिए क्या स्थिति है। जानवर गायें मर रही हैं, ठीक। गोबर तो हटने की बात छोड़ दीजिए, खाए बिना मर रही हैं। जानवर कुत्ते उनको नोच रहे हैं, ठीक। तो वो बदबू नहीं आएगी तो क्या आएगी। उनका कहने का मतलब ये है कि ये हिंदू मुस्लिम का जो आपस में लड़ा के ये जो दुर्गंध फैला रहे हैं, उससे अच्छा है कि मैं कन्नौज में इत्र। अखिलेश जी का बयान जो है, इनका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम का जो दुर्गंध है उस पर ये बयान दिया है अखिलेश जी। मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम कार्ड कौन खेल रहा है? भारतीय जनता पार्टी। अरे अगर मुस्लिम कार्ड की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अभी मोदी जी ने मुस्लिम बंधुओं के लिए ईद के लिए किट भेजा है। आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार पहले से ही कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस तरह की सरकार जो कभी किसी व्यक्ति को उपेक्षा करके काम नहीं करती है। हमारी सरकार तो सबके लिए काम करती है, लेकिन इनका एक भी काम गिना दीजिए, चाहे हज की व्यवस्था हो, चाहे अभी जिन्होंने जो बयान दिया है गाय के गोबर वाले पे। आप बयान को तोड़ मचोड़ करके बात कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा उनके बयान की बात कर रहा हूं कि केवल एंड केवल ये बयान उन्होंने इसीलिए दिया है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को ठेस लगे और मुस्लिम वर्ग उनको सीधा सीधा एक वोट कर दे। मैं कह रहा हूं कि 16-17% के वोट में अगर पूरा वोट 8% भी उनको मिल जाए तो क्या ये इतने हिंदुओं के ऊपर करारी झापड़ नहीं मारा उन्होंने? इनका कहना है कि मतलब फौजी जी का ये कहना है, जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं, उनका ये कहना है कि अखिलेश का ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम का जो भाजपा फैला रही है दुर्गंध, ये बयान था उनका। इनका ये मानना है। आप अपनी भाषा में समझाइए इन्हें। हम इनको बता रहे हैं पूरी बात। ट्रांसमीटर लगा लिया आपने? हाँ लगा है। हाँ, बोलिए। कि ये बोल रहे हैं दुर्गंध की बात। मैं दुर्गंध के सामने मैं बता रहा हूँ दुर्गंध की बात। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल हो गए मोदी जी को आए, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बनारस से 2 बार सांसद हो गए, 10 साल हो गया, ठीक। उन्होंने शुरुआत, इससे पहले सरकारें रही हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गिराओ बनाओ, ये अभियान चल रहा है, आज भी चल रहा है, आज भी उस पर चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिल के देश आज़ाद कराया है। उसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल खां जैसे शख्सियत, बापू महात्मा गांधी की बात छोड़ दीजिए, ठीक। आप गोडसे को भगवान मानते हैं, गोडसे ने क्या किया था, किस पे कौन मरवाया था, क्यों गोली चलाया था, आप सब जानते हैं। हिंदू मुस्लिम करके जो आप दुर्गंध फैला रहे हैं, उस दुर्गंध के लिए उन्होंने कहा हम इत्र की फैक्ट्री लगाए हैं, खुशबू बनाते हैं, हम हिंदू मुस्लिम को एक करके बात करके भाईचारा बनाते हैं। और रही बात, आप भारतीय जनता पार्टी में जितना भी गौशाला बनाया गया है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा भाई साहब कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। वो जब किसी ज़िले में जाते हैं फ्लीट से, तो उन्हीं के बीच में सांड गाय बैल आते हैं और प्रशासन हटाती है। भाई साहब थोड़ा सा पीछे होइए तो आप हटाती है। अब मैं बता रहा हूँ उसके आगे हटाती है ये कहाँ से, और जितने गौशाला बने हुए हैं वहाँ की स्थिति आप जाके स्वयं पता कर लीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए, एक बारी जवाब देने दीजिए, मेरी सुन लीजिए, सबको समय मिलेगा। जब वो वो कर रहे हैं उसको, हम गौ पालते हैं, हम गौ पालक हैं, कृष्ण वंशज है, भगवान कृष्ण के वंशज हैं हम। कितनी भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों बस कितनी गाय रखी हैं, हम गाँव का नाम तो बता दें, गिर रखते हैं, साहिवाल रखे हैं, जर्सी रखे हैं, देसी रखे हैं, ठीक। और कितना चूरन और खाना उनको खिलाया जाता है, भूसा गेहूं का और पुआल का, वो भी जानते हैं। लेकिन आप लोग मन की बात से बोल के काम की बात नहीं करते हैं। काम की बात लेके आइए,
आपको शिक्षा की मैं बता दूं, हत्या लूट की बता दूं। अभी आप बलिया इसका जवाब ले लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। पूरा जवाब रुक जाइए। मैं इससे पहले जब आपकी सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं कि गायों के विकास के लिए या कभी आपने गीर गाय जो देने की आपने अभी कहा आपके घर में भी जो गीर गाय होगी, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और ख़ास तौर से भारत सरकार की मदद से गुजरात के द्वारा भी बहुत सारी गीर गायों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया गया। एक समय गुजरा है जब लोगों को निःशुल्क गायों का वितरण किया है। यह सरकार ने पहली बार इस देश में ग्वालों के लिए, खास तौर से गाय पालकों के लिए, चाहे वह किसी भी जात, हमने जात विशेष पूछ करके नहीं दिया है, हमने किसी भी जात के जो गौ पालक थे जिनके अंदर लगता था कि हमको भी गाय पालनी चाहिए, हमने उनको गीर गाय मुहैया कराई, हमने उनको गीर गाय दिया। और यहाँ तक कि किसानों की आय को दुगुनी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरे मित्र, किया है। आज भूसा से लेकर के गाय तक, गौशाला तक में भी अनुदान सरकार दे रही है। आप बताइए कि आपकी सरकार थी, एक समय था, खत्म हो जाने दीजिए, खत्म हो जाने आपकी सबको अपनी बात। संतोष जी भी अभी आएंगे बीच में। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो सांड थे, जो गाय थी, क्या इससे पहले खेत नहीं थे? क्या इससे पहले किसान नहीं थे? किसान कल भी खेती करता था, गायें कल भी रहती थी, भैंस कल भी थी और सांड कल भी था। लेकिन आपकी सरकार में कोई इनके बारे में सोचता नहीं था, केवल आप छूटा उसी तरह से छोड़ देते थे। लेकिन यह पहली ऐसी सरकार है जिसने गौशाला के ऊपर विचार किया, गौशाला के लिए अनुदान दिया, किसानों के लिए, किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास किया। और यहां तक कि उनके भूसा और चारा पे भी सरकार निरंतर काम कर रही है। और उस सरकार में ही आप खड़ा होकर के कह रहे हैं कि गाय के गोबर से मुझे घृणा आती है, बदबू आती है। और इत्र नाम ही आपने क्यों दिया है? और कोई आपको नाम नहीं मिला क्या? मैं तो पूछना चाहता हूं, आप ही ने केवल मुस्लिम तुष्टि का, मुस्लिम कार्ड खेलने का काम, आप एक एक बयान को उठा लीजिए ना साहब। आज केवल 1.5 महीने का बयान उठा लिया जाए। अबू आजमी का बयान उठा लीजिए साहब। अबू आजमी ने क्या कहा था? अबू आजमी के बाद के दूसरे बयान, चलिए राम जी राम सुमन के बयान को उठा लिया जाए, ये कौन सा कार्ड खेला गया है? चलिए तीसरा बयान अखिलेश यादव जी के बयान को उठा लेते हैं, चौथा बयान भी साहब उठा लीजिए। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि सपा के जितने भी लोग हैं, बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री रहे हैं, जितने भी उनके मुखिया हैं, केवल सुबह से लेकर शाम तक केवल मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए हिंदुओं की आत्मा के साथ हिंदुओं को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि केवल उनको पता है कि अब मुझे कोई हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में भी अब हिंदू लाइक नहीं करता है। उनको भी पता है कि अब मुझे केवल एक कार्ड खेलना होगा, वो मुस्लिम कार्ड होगा, और वही उनके लिए सहारा है। मुस्लिम कार्ड से ही केवल वोट पा जाएंगे और मुस्लिम जाति से ही केवल उत्तर प्रदेश में सत्ता पा जाएंगे। अगर ये सत्ता सुख भोगने का वो विचार बना रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब भूल जाएं। अरे आप तो अभी यादव जाति के ऊपर भी आपने तमाचा मारा है। यादव जाति यादव जाति सुबह से लेकर के, गोबर से लेकर के तमाम, उसके लिए कहीं ना कहीं रोजगार का साधन है। गाय और भैंस उसी का रोजगार है। सबसे ज़्यादा इस प्रदेश और देश में कोई गायों की रक्षा करता है, कोई भैंसों की रक्षा करता है, कोई रोजगार का सृजन, रोजगार का माध्यम है उनके लिए, तो यादव बंधुओं के लिए। आपने यादव बंधुओं को भी कहाँ छोड़ा है? कहाँ से उनको छोड़ दिया है? आपने तो सीधा सीधा कहा है कि गोबर से ही हमको जो है घृणा आती है, गोबर से बदबू आती है और इत्र से आपको सुगंध आती है। अरे आप इत्र ही क्यों उसके साथ जोड़े हैं? आप अपने मंसूबे को बताइए ना, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सारी हदें पार। इनका कहना है कि आप सिर्फ मुस्लिम वोटरों को ही अपने हाथ में लेना चाहते हैं। सपा सिर्फ मुस्लिम वोटरों को ही ध्यान आकर्षित कर रही है और हिंदू वोटरों को भूल रही है। थोड़ा सा हम रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आप पे आते हैं। संतोष जी, आप तो न तो भाजपा के हैं न तो सपा के हैं, आप किस तरह देखते हैं? निष्कर्ष जनता को क्या मैसेज जाना चाहिए, जनता के लिए क्या होना चाहिए? आप तो एक समाज सेवी हैं। देखिए, आज जो प्रदेश में सरकार है भाजपा की, योगी आदित्यनाथ एक सफल मुख्यमंत्री मैं उनको मानता हूं। और उन्होंने जो काम किया है, सर्व समाज के लिए काम किया है, अपराध मुक्त समाज के लिए काम किया है। और आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोड आप देख लीजिए, अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। और सपा की अगर बात होती है तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाली सरकार खुद मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कोई काम नहीं करती है। लेकिन उसी राम भक्तों पे जो गोली चलाने वाली आप बात कर रहे हैं, भाजपा ने ही पद्म विभूषण दिया है।
मुलायम सिंह यादव को? देखिए, मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण भाजपा सरकार में ही मिला गया। भाजपा सरकार ने दिया, उनके कार्य पे दिया, वो जो उन्होंने अच्छे काम किए उस पर दिया गया। अच्छे काम किए हैं उन्होंने। कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने राम भक्तों पे गोली भी चलवाने का काम किया, जो सनातन के ऊपर हमला था, हिंदुओं के ऊपर हमला था। और इस तरह के हमले कब तक होते रहेंगे इस देश में? आज़ादी के बाद से आज तक, भाजपा सरकार आने के पहले तक हिंदुओं को लगातार टारगेट किया गया। जिस देश में वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था दे दी गई मुसलमानों को खुश करने के लिए, कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहले मुसलमानों का हक है। ये मुसलमान विदेशी आक्रांता जो हिंदुस्तान में आए, उनको अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो हिंदू कहाँ जाएगा? जो यहाँ का मूल निवासी है, सनातनी है, वो कहाँ जाएगा? उसको क्या मिलेगा? तो सबसे बड़ी चीज़ है ये सनातन राष्ट्र है। इस सनातन राष्ट्र में सनातनियों के लिए जो सरकार काम करती है हम उसको बेहतर मानते हैं, और जो हिंदुत्व के विरोध में बात करता है हम उस सरकार को ठीक नहीं मानते। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सर्व समाज को साथ में लेके चलने का काम करना ही स्वस्थ राजनीति होती है, और उस स्वस्थ राजनीति की दिशा में आज भाजपा की सरकार हमें स्वस्थ मानसिकता के साथ काम करते हुए दिखाई पड़ रही है। अजय फौजी, आप कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो अदालत के माध्यम से हुआ, और जब इन सरकारों ने क्यों नहीं सनातन पे ध्यान दिया? आज काशी विश्वनाथ का मुकदमा चल रहा है, कृतिवासेश्वर पर मुकदमा चल रहा है, मथुरा में मुकदमा चल रहा है। ये सब क्या है? क्यों सनातन की चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं? हम तो चाहते हैं कि इसमें भाजपा सरकार भी कानून बना करके हमारे जो मंदिर गुलामी काल में गिरा करके मस्जिद का निर्माण किया गया है वो हम मथुरा में मुकदमा चल रहा है। ये सब क्या है? क्यों सनातन की चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं? हम तो चाहते हैं कि इसमें भाजपा सरकार भी कानून बना करके हमारे जो मंदिर गुलामी काल में गिरा करके मस्जिद का निर्माण किया गया है वो हम सनातनियों को सौंपा जाए, और भाईचारे के साथ ये काम होना चाहिए। लेकिन ये काम आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? क्या सनातन के लोग अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक हो गए हैं? और यहाँ जो भी पार्टियां हैं बात करती हैं वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती हैं। खाली मुस्लिम तुष्टीकरण से ही ये देश चलेगा क्या? इस देश में तो हर बिरादरी के लोग हैं, हर धर्म और मजहब के लोग हैं, तो सबके सम्मान की बात करना ही उचित होना चाहिए मेरे हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के तारीख में योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं प्रदेश में, इससे बेहतर काम आज तक किसी मुख्यमंत्री का मुझे नहीं दिखाई पड़ा। और मैं साधुवाद देता हूं ऐसे मुख्यमंत्री को जो पूरे प्रदेश को एक ऊंचाई पर ला करके खड़ा कर दिया है। और हिंदुस्तान के प्रदेशों में देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश हर तरह से सुरक्षित प्रदेश बन के रहा है। अजय फौजी जी, चारों तरफ से, दोनों तरफ से, और हालांकि हमारे राजनीतिक विश्लेषक और एडिटर एट लार्ज का भी हम मत लेंगे, लेकिन अजय फौजी जी के पास अब हम पहुंचेंगे क्योंकि चारों तरफ से हमले आपके ऊपर ही हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि आप मुसलमानों के वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुसलमान, क्योंकि हिंदू आपको, इनका ये भी कहना है कि हिंदू वोटर आपको नकार चुके हैं। देखिए, मैं आपका जवाब इतना लंबा मेरा नहीं, इन दोनों लोगों हाँ, वही कह रहा हूँ, इतना लंबा जवाब कि मैं इसको अगर बताने बैठूँ, आपके पास समय है? हाँ, मैं बताता रहा हूँ। पहली चीज़ शुरुआत करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की यह आदत है, वो रबड़ की तरह किसी चीज़ को बड़े खींच के बताते हैं। पहली चीज़ नोट कर लीजिए, उसके बाद आइए आगे। ये कह रहे हैं कि 8 साल योगी जी ने जो किया, वो भी मैं इसका बता देता हूँ। ये जो हिंदू मुस्लिम की शुरुआत कर रहे हैं, आप भी इसी देश में रहे हैं, ठीक, इसी देश में ये गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का काम करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, ठीक। हमारा इस 10 साल पहले भी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े प्यार से मोहब्बत से रहते थे। जो जैसे पूजा करता था वैसे ही वो मस्जिद और मंदिर सब होता था। लेकिन बाबर को कैसे आया, किसने बुलाया? जोधा कौन थी? मानसिंह की कुछ लगती थी जोधा ना, ठीक। किसने भेजा? अपने स्वार्थ, अपने राजनीति के लिए। पहले सुन लीजिए, इतिहास के भी हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं, वो भी जवाब देंगे इसका। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, क्यों
अपने स्वार्थ के लिए राजा महाराजा मुगल को बुलाए। एक मुगल से मिल रहे हैं, दूसरे से अपने राज्य बचाने के लिए, भारत के लिए नहीं, देश की आज़ादी दिलाने के लिए नहीं, ठीक। और रही ये शिक्षा की बात मैं करता हूँ, 10 साल में मोदी जी 15-15 लाख पहुंचा रहे थे सबके यहाँ, सुने होंगे आप भी, 15-15। हमको लगता है कि और लोगों को पहुंच गया होगा, आपको भी पहुंच गया होगा, खाता होता खुलवाए होंगे, हम लोग भी खुलवा लिए थे कि पहुंच जाएगा। नौकरी हमें तो 15 लाख नहीं मिला, नौकरी कितनी मिली, रोजगार कितना। सदन में जब बैठते हैं तो मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसकी बात नहीं करते, अपराध, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार की बात नहीं करते। इन मुद्दों से हटाने के लिए वो गड़े मुर्दे हिंदू मुस्लिम की शुरुआत करते हैं। उदाहरण भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज का पेपर पढ़ेंगे, बलिया में क्या हुआ, परसों क्या हुआ, 4 दिन पहले क्या हुआ, महिला के संग रेप हुआ, बलात्कार हुआ, क्या हुआ, ठीक। ये कहते कि मैं इसको धूत कर दूँगा। और रही अपराधियों को मिट्टी मिलाने की बात, ये 2 मुसलमानों को ये मार के ख़त्म कर दिए या मर गए, ठीक है, जो भी यही पता करें। बाकी उत्तर प्रदेश में कितने अपराधी टॉप लिस्ट में हैं, ये उसका नाम बता दे या लिस्ट बता दे कि अपराध मुक्त कर दिए हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अपराधी अच्छे आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक। अब रही बात, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का हम बात करते हैं, हम अमन चैन की बात करते हैं, ठीक। हम अमन चैन की बात है। इससे पहले यही कहते थे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। अरे भैया, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सारे अधिकारी हिंदू, तब भी हिंदू अब खतरे में हो गया। इससे पहले 10 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं था। ये जहां हम लोग बैठे हुए हैं ये भी पहले था, आज भी वैसे ही है। और रही बात ये नौकरी की बात, पर्चा लीक की, समाजवादी पार्टी में क्या हुआ, इनको अगर लगा या प्रदेश की जनता को लगा कि समाजवादी पार्टी अच्छी काम नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी को ले आया गया। कितने पर्चे लीक हुए, हर पर्चा लीक होता है। लड़के मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पर्चा लीक हो जाता है। वो गरीब होता है, किसान का बच्चा होता है, लेबर मजदूर का बच्चा होता है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कुंभ के बारे में कि वहाँ लड़के जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो मोटरसाइकिल से तीर्थयात्रियों को ढो के पैसा निकाल ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये उनको समझ में आना चाहिए। योगी जी, आप मठ के संत महात्मा हैं, आप शंकराचार्य हैं, ठीक। आप बड़ी महंगी गाड़ियों से चलते थे पहले भी, अब तो मुख्यमंत्री हैं। वो जो लेबर मजदूर का लड़का इलाहाबाद में जाके पढ़ रहा है, एक टाइम खा के कोचिंग तैयारी कर रहा है, उसके पास गाड़ी अगर होता तो अपने घर पे रहता, न कि इलाहाबाद जाके तैयारी करता। क्या जवाब देंगे? आप सुनिए मेरी बात, यही बात आपकी देखिए, मैं आपको पूरी जवाब मेरे ले लीजिए करके। हाँ, मैं जवाब पे जवाब देता जाऊँ। उस पर इन्होंने, उस पर 5 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ सदन में योगी जी ने कहा, कहीं भूल गए क्या? आपको बताने वाले हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये उनको समझ में आना चाहिए। योगी जी, आप मठ के संत महात्मा हैं, आप शंकराचार्य हैं, ठीक। आप बड़ी महंगी गाड़ियों से चलते थे पहले भी, अब तो मुख्यमंत्री हैं। वो जो लेबर मजदूर का लड़का इलाहाबाद में जाके पढ़ रहा है, एक टाइम खा के कोचिंग तैयारी कर रहा है, उसके पास गाड़ी अगर होता तो अपने घर पे रहता, न कि इलाहाबाद जाके तैयारी करता। क्या जवाब देंगे? आप सुनिए मेरी बात, यही बात आपकी देखिए, मैं आपको पूरी जवाब मेरे ले लीजिए करके। हाँ, मैं जवाब पे जवाब देता जाऊँ। उस पर इन्होंने, उस पर 5 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ सदन में योगी जी ने कहा, कहीं भूल गए क्या? आपको बताने वाले हैं। अधिकारी को ये क्या कहते हैं, उस चीज़ को मैं सुधार रहा हूँ। अरे भैया, पर्चा लीक हो रहा है, हो गया तो उस अधिकारी के यहाँ बुलडोजर चला, हमको लगता है 2, 4, 10 अधिकारी को चल गया होगा, ये आपको ज़्यादा मालूम होगा कि एक को क्या नहीं चला। भैया, हम सुधारेंगे करते करते 8 से 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, क्यों नहीं सुधरा? अब क्या चाहिए? 10 साल चाहिए। और गाय की बात कर रहे हैं, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? इसमें कौन सी सर्वे कराएंगे इनको? अरे सुन लीजिए मेरी आवाज, जवाब पूरा क्यों नहीं राष्ट्रमाता घोषित कर रहे हैं? इसमें कौन सा ये सर्वे कराएंगे? इसमें कौन सी कमेटी इनको बैठाना है? उस पर घोषित क्या बात आ रही है गाय को राष्ट्रमाता घोषित? ये सुनिए पहले, भारतीय जनता पार्टी की, मैं ये बहुत लंबी बातें एक एक करके मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत लंबा खींच रहे हैं। मैं ना हिंदू पहले खतरे में था ना आज खतरे में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहले भी एक साथ थे, आज भी एक हैं। और सुनिए, इसी काशी में ये जो दुर्गंध गाय की बात करें, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है बाबा का, वहाँ पे दर्शनार्थियों के बीच में सांड लाइन में आ जाता है, तो गौशाला बनाए तो वहाँ सांड कैसे पहुँच गया? आप गौशाला की स्थिति जाके देख ले। हम भी गा रखे, हम भी गौशाला बनाए हुए, समाजवादी पार्टी सरकार में भी बना था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। और सुनिए, पूरे मैं मोदी जी की कसम खा कह रहा हूँ, योगी जी कसम, मोदी जी की कसम खा के, हाँ मोदी जी की कसम खा कह रहा हूँ, योगी जी कसम कह रहा हूँ, खा के कह रहा हूँ, भारत में अगर सबसे बड़ा झुट्टा है तो यही दोनों लोग हैं।
इतने गंभीर जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हिटलर तानाशाही पहले तो मैं इनको बता दूं कि ये कसम क्या खाएंगे। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को देश में सरकार बनाने वाले कौन हैं? नौजवान, किसान, माताएं। 2014 में सत्ता पाया, 2017 में सत्ता पाया, 2022 में सत्ता पाया, 2024 में सत्ता पाया, कितनी बार। और कहीं ना कहीं अगर जनता खुश नहीं होती, जनता के अनुरूप काम नहीं होता, तो हम 4-4, 5-5 बार सत्ता में नहीं आते। हम केंद्र में भी सत्ता में, इतने इन्होंने माहौल बनाए। 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। कितना नौकरी 2019 में कांग्रेस मुक्त भारत हुआ। लोगों ने कहा कि इस बार मोदी नहीं आएंगे, क्या हुआ? 2024 में तीसरी बार। कोई ऐसी सरकार बता दीजिए जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आई हो। इनका कहना है गाय को राष्ट्रमाता आप घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या समस्या आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी सरकार एक एक काम हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। एक एक हमने 370 कहा था, 370 को हमने पूरा किया। हमने राम मंदिर कहा था, हमने राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश था। मैं क्या कह रहा हूँ, राम कोर्ट में फास्टैग भी लाया गया ना। कोर्ट का आदेश है कि आपका आदेश है? संतोष जी ने खुद कहा है कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश है, बिल्कुल कोर्ट का आदेश है। अभी भी सरकार से नहीं बना, ना। कोर्ट का आदेश। देखिए संतोष जी का बहुत स्पष्ट है, अगर हमें पार्टी को श्रेय जाता राम है मंदिर मिला है तो वो कोर्ट के आदेश से मिला है, और कोर्ट के आदेश से मिला है। और आज भी जो न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं वो न्यायालय के ही माध्यम से हमें मिलेंगे। हम भी स्वागत करते हैं इसका। और न्यायालय के माध्यम से मिली हुई चीज ये किसी से भीख में हमें नहीं मिली है। हम अपना मुकदमा लड़ करके लिए हैं। ये सनातनी लड़ा है अदालत में जा करके, तब उसको अपना मंदिर मिला है। ये खैरात में नहीं मिला है। कोर्ट का आदेश। मैं ये नहीं, राम मंदिर का पेटेंट कोई नहीं कराया है। जवाब संतोष सिंह जी का भी यही मानना है। जवाब दे रहा हूँ, मैंने क्यों कहा। पहले विषय को समझिए। जैसे कोर्ट कहीं ना कहीं फास्टैग कराना, या बहुत सारे अपराधी भी थे, आपको याद होगा, अबू सलेम, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बहुत सारे अपराधी थे जो घूमते थे, हर सरकारों में संरक्षण पाते थे। लेकिन एक सरकार ऐसी भी आई जो इनके ऊपर तत्परता के साथ जो है कोर्ट में इनकी कार्रवाई हुई। इनको कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से दलीलें दी जानी चाहिए थी, जो सरकार की तरफ से बातें प्रस्तुत की जानी थी, सरकार ने अपना काम किया। उसी तरह से न्यायालय की एक व्यवस्था है, सरकार उसमें जितना सहयोग होती है, जितना सरकार से पूछा जाता है, सरकार अपनी फास्टैग के तरीके से अपनी बात रखती है। तो पीछे भी राम मंदिर मुद्दा रहा है, पीछे भी कश्मीर का मुद्दा कोर्ट में रहा है। ऐसा नहीं रहा कि मुद्दे नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों ने उसमें तत्परता नहीं दिखाई। सरकार को यह था कि अगर ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा, हमारा एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का जो मुस्लिम कार्ड है वो हमसे खत्म हो जाएगा। इस मुस्लिम कार्ड को बचाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। मैं कह रहा हूं कि चाहे गौ माता का मामला हो, चाहे हिंदू राष्ट्र का मामला, सुन लीजिए सीधे तौर पे, चाहे हिंदू राष्ट्र का मामला देश सुन रहा है। हमारी सरकार कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं करती। हमने जो वादे जनता के बीच किया है, जनता से जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और कहीं ना कहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी सबके विश्वास मत को लेकर के हम वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम भाइयों का अनादर करते हैं, हम मुस्लिम भाइयों का भी सम्मान करते हैं। उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। सवाल का जवाब दे दीजिए उनके, ताकि उनको जितना भी जवाब मैं पूछा हूँ। आपने कहा कि फास्टैग में, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि सरकार आपकी फास्टैग न्यायपालिका से करवाई है? नहीं ना, अभी आपने कहा ना, नहीं ना, जवाब दे रहा हूं। नहीं ना, नहीं कराई। वो कानून काम था, वो कानून के तरफ मिला हुआ है न्यायपालिका। ये मत कहिएगा कि आप खुद की हमने करवाया फास्टैग में, इसका मतलब ये मत आप साबित करिए कि हम सरकार मिली हुई थी। उसका जवाब, अच्छा ठीक, अगर आपकी सरकार, जवाब भी सुन लीजिए, जवाब एक एक करके जवाब भी सुनिए। कोर्ट ने सबको सुनने बोलने, आज जो संतोष जी भी अभी आएंगे बीच में। आज जो राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, अरे आप क्यों भूल गए? खून से रंगी हुई धरती को किसी ने पवित्र करने का काम किया है तो योगी जी ने किया है। और आज जो रामलला का मंदिर बना है, सुनिए, वह विश्व की ऐतिहासिक धरोहर में कहीं ना कहीं गिना जाएगा। आज भगवान राम को 500 वर्षों तक टेंट में रखने के भी कहीं ना कहीं कारण थे, तो आप ही लोग थे। लेकिन आज भगवान राम को लेकर, सुनिए, आज भगवान राम को लेकर, मैं क्या कर रहा हूँ, कोर्ट के आदेश से हुआ, लेकिन जो राम मंदिर का जो निर्माण जो भव्य हुआ है, वह भव्यता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहीं ना कहीं सहयोग और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आज
क्यों खींच रहे हैं आप हाँ। उसको? गौ माता बताइए 10 साल में आपने क्यों राष्ट्रमाता घोषित क्यों नहीं किया? कौन सा सर्वे कराना चाहते हैं, कौन सी कमेटी बैठाना चाहते हैं, कौन सा टीम गठित करना चाहते हैं? ये तो 2 मिनट का काम है। अभी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हर दल के कार्यालय पे गए थे गौ माता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनको घुसने नहीं दिया गया, प्रशासन तो रोकवा दिया साहब, गया। इसका जवाब आप बताइए। क्यों बोल रहे हैं एक छोटे से मुद्दे? मैंने जब तो पूछा, सीए उसी पर पे मैं जवाब जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, जब सीए से लेकर के और हम लोग जब हिंदू मुस्लिम सीए मैं लेके NRC आता हूँ पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं आप विरोध करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जब सबको साथ लेके चलना है, सबके विचारों को आत्मसात करना है और सबके विश्वास में लेकर के चलना है, तो कहीं ना कहीं हम उनके विचारों को भी सुनेंगे। हम संतोष सर के पास जाते हैं, संतोष सिंह के पास जाते हैं। एक मिनट, मैं निष्कर्ष निकालूं, जनता को निष्कर्ष भी मिलना चाहिए। डिबेट में सब कुछ हो, हालांकि अच्छा डिबेट जा रहा है। संतोष जी एक बात बताइए, गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है? आप तो निष्पक्ष हैं, आप हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को करना चाहिए, पूर्ववर्ती सरकारों को भी करना चाहिए था, वर्तमान सरकार को भी करना चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए, चाहे कोई सरकार हो। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो राष्ट्रमाता गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, और ये सनातन की बहुत दिनों से मांग है, और हम लोग आज भी उस पर कायम है। यही नहीं, हम हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात इसलिए करते हैं कि ये राष्ट्र जो है सनातन है, इसकी आत्मा जो है हिंदुत्व की आत्मा है। ये भारत देश जो है सनातन देश रहा है, सनातन राष्ट्र है, और इस राष्ट्र को क्यों नहीं हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन भी कर रहे हैं, जगह जगह जा कर के जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग आवाज़ भी उठाते हैं अपनी। आपका जो मंच है उससे बिल्कुल हम अपने मंच से भी उठाते हैं, और हमारे कई महात्मा भी उठाते हैं, हिंदूवादी जितने नेता हैं, संगठन हैं, ये सब इसकी मांग करते हैं कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। क्योंकि अड़चन क्या आ रही है तब? अड़चन राजनीतिक अड़चन है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बात होती है बहुत स्पष्ट है कि जितने भी राजनेता हैं यहाँ पे वो खाली मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के पागल हुए हैं। आप देखिए आज इस देश में हो क्या रहा है। अगर 100 मुसलमान का मोहल्ला है, वहाँ पे एक हिंदू या 2-4 हिंदू जाकर के नहीं रह सकता है, उसको भागना पड़ जाता है। लेकिन अगर 500 हिंदुओं का मोहल्ला है, वहाँ एक मुसलमान भी अगर है तो वो सुरक्षित रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि सनातन के हिंदू जो हैं वो सहिष्णु हैं और सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। न तो उन्हें दिक्कत है किसी मुसलमान से, न किसी से, लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं से दिक्कत है। गजवाए हिंद की बात ये करते हैं। तो गजवाए हिंद की बात आखिर क्यों हो रही है इस देश के अंदर? अगर भाईचारे की बात होती है तो हमारे जो मंदिर हैं जिनको तोड़ करके मस्जिद में परिवर्तित किया गया है, भाईचारे से आकर के हमको लौटा दें, भाईचारा रहेगा। लेकिन यहाँ तो सनातनी चारा बना हुआ है, वो भाई बने हुए हैं। लब जिहाद वहाँ हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? सनातन के साथ इस तरह का विश्वासघात क्यों किया जा रहा है इस देश में? और सनातन के साथ अगर विश्वासघात किया जाएगा तो निश्चित ही सनातनी खड़ा होगा और उसका जवाब देगा। अब आप लोगों के पास सिर्फ 2-2 मिनट रहेंगे। अब आगे एडिटर एट लार्ज बोलेंगे, उनकी बातों को हम सुनेंगे, जो कि कंक्लूजन हमेशा निकालते हैं। लगातार वो सुने हैं, 40 मिनट का हमारा शो चला है। कंक्लूजन में क्या कहेंगे? आपने सबकी बात सुनी, अब आप बताइए, आप निर्धारित करिए क्या सही है क्या गलत है। पहली बात मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने विचार इस मंच पे रखे। जैसा कि 2 मुद्दे हैं, सपा गवर्नमेंट क्यों गई, भाजपा क्यों आई। तो सपा गवर्नमेंट इसलिए गई क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सपा में सही नहीं था। और ये कहे कि भाजपा गवर्नमेंट क्यों आई। भाजपा गवर्नमेंट आई, जो इनकी पोलराइजेशन और हेट पॉलिटिक्स है ये चरम पे पहुंचा दी है इन्होंने, और भाजपा का उत्थान हुआ। रही बात भाजपा गवर्नमेंट में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और इन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार ये कहाँ से रोज़गार देंगे? ये 5+2 ईयर्स हो गए इनके, 8वां चल रहा है, सब मतलब आगे चल रहा है। मोदी जी के 8 साल शो का नाम है। 8 साल 8वां। कुछ लोग बेमिसाल कर रहे हैं, कुछ लोग बेहाल कर रहे हैं। हाँ, तो प्रारंभिक समय में थोड़ा छोड़ देता हूँ क्योंकि उसमें शपथ वगैरह रहता है। तो
ये पुलिस भर्ती 60,000 निकाले, पेपर लीक की बात करते हैं। ये पूरे इनके पाइप में छेद है। कितना निकला किसके पाइप में छेद है? भाजपा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। इनकी पूरी पाइप ही छेदेली है। क्यों? कहाँ अभी तो आप कह रहे हैं कि इनका आया इनका, मैं कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहा हूँ। इनकी कानून व्यवस्था में ये बहुत, शिक्षा में ये फेल है, शिक्षा में नहीं, रोजगार में फेल है। रोजगार में फेल है। हाँ, शिक्षा इस समय ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, शिक्षा में ये कंफ्यूज भी है। शिक्षा का लोड बढ़ा है गार्जियन पर। इनके जो बेसिक गवर्नमेंट स्कूल हैं उस तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों में फेल है। रोज़गार देने में ये कहीं पिछड़े हैं, क्योंकि आज 5 साल हो गया, 6 साल हो गया इनको। छोटी सी भर्ती होती है पुलिस की, ये नहीं कर पाया अभी तक। और ये उसमें भी 2 बार तो मानना है कि पुलिस की भर्ती आई है, पर नहीं हुई है। सच्चाई जो है आने जा रही है। हकीकत है, उसको स्वीकार करें। आंकड़ों के साथ बात करता हूँ। और रही बात सपा की, तो 47 से सपा 222 से 47 पर आ गई 2017 के चुनाव में। और 2022 का अगर आप करेंगे तो 47 से दुगनी बढ़ी हुई है, 70-80 है। बाकी एलाइड लेके 100 सीटें हैं। 37 सांसद भी हैं। नहीं, सांसद की बात, सांसद की बात नहीं कर रहे हैं, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। पहले स्टेट की बात कर लेते हैं, फिर सांसद की बात कर लेते हैं। पानी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में समाजवादी गए यहाँ से, वो जॉब अच्छा दिए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो कॉमन तबका है, क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था सपा के शासन में। जो गरीब है वो अपने आप को असहाय इस तरह से महसूस करने लगा था, जिसकी वजह से ये आए। बड़े भ्रष्टाचार हुए, गायत्री प्रजापति भी आए उस सीन में। बहुत बड़े खुद सपा के पारिवारिक कलह और विभाव, तमाम चीज़ों को हम लोग, शिवपाल यादव से मनमुटाव भी था बीच में। काफ़ी चीज़ें हुई जिसका फ़ायदा भाजपा को मिला। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने कहा कि मंदिरों का मामला है, तो ये कोर्ट का डिसीजन था राम मंदिर बनाने का। भाजपा तो 89 से लड़ाई लड़ रही थी, नहीं बन पा रहा था। भैया कोर्ट है, ये है, वो है। अब तमाम मुकदमे आ गए। कीर्ति वासेश्वर है, या आपका बिंदु ज्ञानवापी है। हाँ, ज्ञानवापी तो चल ही रहा है, वो हाईलाइट मथुरा भी है। मैं बता रहा हूँ ना, एक ही मुकदमा जिसको दिखाता है, ज्ञानवापी है। आपका बिंदु माधव वाला केस है, धराराम मस्जिद का है। और भी 3-4 मुकदमे बनारस में खुद हैं। इसके अलावा ईदगाह का केस है, बाकी सब। तो ये केस को सुलझाते नहीं हैं, फंसाना है इनको, उसमें विवाद चलता रहता है। तो रही बात हिंदू मुस्लिम है, चारा है, स्लाटर है, गौ माता। तो गौ माता का क्या है, सबसे बड़ा केंद्र स्लाटर का गुजरात बना हुआ है। जो अग्रवाल है, फ्रोजन मीट का एक्सपोर्टर, वो वहाँ से है। उत्तर प्रदेश में गौ हत्याएँ हो रही हैं, गाय इधर उधर घूम रही हैं। और अखिलेश यादव को उन्होंने ये कहा कि ये गौ भक्त नहीं है। ये भाई यादव 80% यादव कृष्ण के वंशज हैं, और दूध उनकी गौशालाएं हैं, और दूध उन्हीं से हम लोग लेते हैं। जो भी, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, दूध देने वाला यादव ही रहता है। आप अमूमन देखिए। और दूध से घृणा, सवेरे 3 बजे उठना किसी जाति का मुहाल है। वो उठ के कर ले, चल जाए, गोबर उठा ले, 7 बजे 11 बजे तक तो रील देख रहे हैं, 7-8 बजे तक सो रहे हैं। दूध कहाँ से मिलेगा? गौ हत्या बंद होनी चाहिए। सनातन संस्कृति का भारत रमा है। अब चूँकि मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, उनकी संस्कृति अलग है, मज़हब अलग है। हमारा देश बंटवारा हुआ, वो गए नहीं, किन्हीं कारणों से रुक गए। तो अब वो कहाँ जाएंगे? उनकी कब्रें यहाँ हैं। अब बीच में औरंगजेब की कब्र भी आ जाती है, जिसमें से औरंगजेब बीच में जागते हैं और पोलराइजेशन की बात करते हैं। वो बंद होना चाहिए, प्रोग्रेसिव राजनीति हो। अमेरिका हमसे आगे जा रहा है, चीन हमसे आगे है, जापान आगे है। रोज़गार देने में हम पीछे हैं, तो उस पर सारे पार्टियों को बात करना चाहिए। विकास, कुछ सड़कों का विकास हुआ है भाजपा गवर्नमेंट में, और ये सब चीज़ें हैं भाजपा की पॉजिटिव चीज़ हैं। अगर भाजपा को हराना है तो इन सब चीज़ों पर विपक्षी पार्टियों को भी बात करना चाहिए। रोज़गार, विकास, समाज में सौहार्द बना रहे। और मुसलमान और हिंदू को लोग कब तक पॉलिटिक्स करेगा? एक समय आएगा जनता जाने की। और इन सारे चलिए, एक मिनट में अपनी बात आप लोग खत्म करिए। संतोष जी, पहले आपके पास आता हूँ। जनता निष्कर्ष चाहती है, डिबेट ठीक है अपनी जगह हुआ, जनता डिबेट को भी देखे कि निष्कर्ष, कंक्लूजन, उन्हें क्या मिला, उन्हें क्या लाभ होगा, उनके लिए क्या हो रहा है समाज में, ये आप बताइए।
जनता के लिए अगर कायदे में देखा जाए तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान या किसी प्रदेश में हैं, उन सबको एक साथ बैठ करके जनता के मुद्दों पर बातचीत करना चाहिए और एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, जो आज के तारीख में नहीं हो रहा है। सिर्फ अपनी अपनी पार्टी को लेकर के कि हमारी पार्टी किस तरह से सत्ता पा जाएगी, हम काम करेंगे, जबकि जितने भी लोग जीत करके आए हुए हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, जनता के हित के लिए ही वो जीत करके आते हैं। तो जनता के हित पर बैठ करके एक साथ बात क्यों नहीं करते हैं? ये सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान की है। जिस दिन पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठ करके काम करेगा, क्या खूबसूरत लाइन आपने बोली, उसी दिन क्या खूबसूरत लाइन। हिंदुस्तान का कोई ऐसा और इसे प्रदेश आप हो, रिपीट करिए, मैं तो चाहता हूँ रिपीट करिए, बहुत खूबसूरत लाइन है। जिस दिन पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ बैठ करके जनता के मुद्दों पे बात करेगा और एक साथ काम करेगा, उस दिन प्रदेश का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। क्या संतोष जी ने बहुत खूबसूरत बात कही। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं सहमत बहुत कम लोगों से होता हूँ। विपक्ष पक्ष मिल करके विकास करे, क्या दिक्कत आ रही है? जनता का विकास होना चाहिए ना, आपस में लड़ के थोड़ी विकास होगा। यही तो है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मन के भेद नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी पार्टी का स्लोगन है और कहीं ना कहीं इसको विपक्ष को भी समझना चाहिए। भाई, विपक्ष में कोई भी मुद्दे आते हैं तो वहाँ तो ये समर्थन करते हैं, वहाँ तो बात करते हैं, लेकिन बाहर आकर के अनाप शनाप बयान देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिन बातों पर जो भी बातें हैं, आप बैठ करके तर्क वितर्क कर लीजिए। जैसे जो भी आपने अबू आजमी से लेकर के तमाम उन बयानों के ऊपर आप पहले चर्चा कर लिए होते, तब आप बयान दे करके देखिए। आपने कोई चीज़ देखा नहीं, कोई चीज़ समझा नहीं, केवल एक जात विशेष को खुश करने के लिए आप कुछ भी उलूल जुलूल जवाब दे देंगे। तो इस देश में शांत रखना भी, चुप्पी भी एक अपराध है और कतई हिंदुस्तान के हिंदू चुप नहीं रहेंगे। मेरा जो मानना है कि अगर मुस्लिम भी तो आपके वोटर हैं। मैं तो स्पष्ट शब्दों में अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतना विरोध के बाद भी, आप तमाम विरोध की बात कर रहे हैं इन लोगों के बयान के बाद, लेकिन भाजपा ने अभी मुस्लिम भाइयों के ईद पे एक खबर बताता हूँ। ये इतने धोखेबाज गवर्नमेंट है भाजपा कि इन्होंने एक इन्वेस्ट यूपी लाया था, जिसके IAS अधिकारी थे अभिषेक प्रकाश। वहाँ एक फर्जी कंपनी आई और इन्वेस्ट यूपी के नाम पे घोटाला कर दी। ये आप देख सकते हैं, ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर है, ये पढ़ लीजिए। तो ये सब धोखे वाली गवर्नमेंट है। हमारी, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी सरकार नहीं होगा। अभिषेक, इस पे कार्रवाई कब होगी? अभिषेक प्रकाश, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी सरकार में किसी तरह का कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी रसूख कर रखता हो। इनका कहना है कि इस पे कार्रवाई, इस पे भी कार्रवाई होगी अगर इन्होंने किया है। मैं नहीं जानता हूँ, अभी तो इन्होंने दिखाया है। योगी जी यही जॉब गिनाते हैं कि लाख जॉब मिल गया। इन्वेस्ट यूपी का हाल है, देख लीजिए। आप किसी का उठा लीजिए, जितने भी घोटाले बाज रहे हैं, चाहे या तो सलाखों के पीछे हैं या उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं। योगी जी की कार्रवाई से तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस तरह का डर पैदा हुआ है कि या तो माफिया भाग चुके हैं। जी, बनारस शहर का हाल ये है कि पहले नगर निगम का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का था, इन्होंने पूरे तालाब को पाट दिया। जितने गढ़ई पोखरे तालाब थे बनारस के, पाट दिए। अब उसी नगर निगम से एक बच्चा बना जिसका नाम विकास प्राधिकरण है। विकास प्राधिकरण बनियों से मिलके पूरे शहर में अवैध होटल बनाने में लगा है। मंदिरों से, मस्जिदों से, चर्चों से ज़्यादा होटल बन रहे हैं बनारस में, और इसका भ्रष्टाचार का पैसा ऊपर तक जा रहा है। इसका जवाब दे। मैं तो एक शब्द कह रहा हूँ कि पहले इससे पूर्ववर्ती सरकारों में होता था कि चाहे आप शायद ये लोग भूल गए हैं, वो दिन भुला गए हैं, जब लेखपाल साहब जो है गांव के खेत की सड़कों पे मिला करते थे, खेत के डालों पे मिला करते थे, और पुलिस के लोग जो है कहीं ना कहीं चौराहे और चट्टियों पे नजर आते थे कि कोई भी नौजवान दिखेगा तो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जो ही मिलेगा पाकिट में मिल जाएगा। अब इस तरह के लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। अब लोगों को ये पता है कि मैं गलत हूँ, तभी हमारे साथ कोई इस तरह की अनहोनी करेगा। हकीकत जानती है, हर विभाग भ्रष्टाचार में आपका लिप्त है। किसी विभाग में चले जाइए, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है भाजपा के। ये भ्रष्टाचार देखिए, ये सामाजिक समस्या है, ये किसी पार्टी की समस्या नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो पुराने समय से पूर्ववर्ती सरकारों में जो जिनके संरक्षण रहे हैं और जो करते चले आए हैं, अरे कम का, मैं तो आपको एक एक गिना रहा हूँ कि एक समय था जब नीचे से पुलिस के अधिकारी जो है कहते थे, शाम को फोन आता था कि क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ से पैसा पहुँचा कि नहीं, अरे ऊपर पैसा पहुँचा कि नहीं, अरे ऊपर मुझे देना है। अधिकारी नहीं बदल पाए, 10 साल में ये अधिकारी नहीं बदल पाए। कितना समय चाहिए
इनको। कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि कहे कि मुझे ऊपर पैसा देना है। अब जो भी अधिकारी इस तरह का रिस्क लेता है, स्वयं पर रिस्क लेता है और उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होती है। तो जी फिर वाद विवाद हो रहा है जनता के लिए, आप जो बोले हैं वो उस पे बात नहीं हो रही है। बताइए, जनता के लिए कुछ करेंगे आप लोग? आपस में मिल करके बात करिए। श्याम देवराज चौधरी क्या कहते थे? दादा क्या कहते थे? दादा तो ये नहीं कहते थे कि पक्ष और विपक्ष मिल करके जनता के हित की बात करें। सुनिए, दादा क्या कहते थे? जितेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी चीज क्या है? विडंबना कहिए, चीज क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज क्या है? विडंबना तो ये है ही है इस देश का। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए। क्या बात है? और भ्रष्टाचार किसी भी की सरकार रही हो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। ये कह रहा हूँ, क्या दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा? नहीं होगा। भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या है, ये किसी पार्टी की समस्या नहीं है और थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। ये पूरी ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है। आप देखें अभी जज का कांड देखें, 1-2 पैसा बरामद हुआ है, 15 करोड़ रुपए किसी घर में स्टोर में बरामद हुए। वो तो जुडिशियल सिस्टम है ना, जुडिशियल सिस्टम से क्या होता है? गवर्नमेंट का क्या है? मैं कह रहा हूँ सरकार के अंदर न्यायपालिका के घर में जज के घर में पैसा मिला हुआ नंबर 2 का जला दिया जा रहा है, तो सरकार उसमें कहाँ तक है? मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले मेरी सरकार रही है क्या? 70 वर्षों तक इस देश में शासन करने वाली कांग्रेस की भी सरकार रही है और उत्तर प्रदेश में भी तमाम शासन रहे सरकारों के। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन अधिकारियों ने जो अधिकारियों के अखंड भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं वो अचानक राम नहीं बन जाएंगे। हम उनको प्रयास कर रहे हैं भगवान राम बनाने की। हम उनके नहीं, सब नए अधिकारी हैं। मैं तो मैं आपको दावे के साथ किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, जो अधिकारी किसी भी अधिकारी के यहाँ कोई जाता था तो उनका शब्द यही रहता था कि हमें ऊपर पैसा देना है। आज किसी की हिम्मत नहीं है जो कहे कि हमें ऊपर पैसा पहुंचाना है। स्वयं के रिस्क पे अगर पैसा लेता है तो उसकी नौकरी भी जा रही है, जेल भी जा रही है। बहुत लंबा डिबेट चल रहा है, अब देखिए समय का भी अभाव है और संतोष सिंह जी जो बात उठाए उस पे बात कोई करना ही नहीं चाहता है। शायद यही देश की विडंबना है। मैं बता क्या कहा जाए, हम तो बराबर कहते हैं कि कोई बात करने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि पक्ष और विपक्ष जब तक एक साथ बैठ करके देश के विकास की बात नहीं करेगा, विकास संभव नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको जितेंद्र जी, जिस दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान से हटा दिया जाए, मंदिर मस्जिद का मुद्दा बंद कर दिया जाए, शिक्षा रोजगार और बेरोजगारों किसानों महिलाओं का बात किया जाएगा, उस दिन देश भारत देश दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर देश कहलाएगा। देखिए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे की जहाँ तक बात आती है, स्पष्ट तौर पे मंदिर मस्जिद का मुद्दा हट जाएगा, लेकिन जो मंदिरों को तोड़ करके मुसलमानों ने उस पर मस्जिद बनाया हुआ है वो क्यों नहीं हम सनातनियों को लौटाते हैं, जबकि देश की तोड़ लीजिए जाके सरकार आपकी भाजपा की। फिर आप बात कर रहे हैं, भाजपा से नहीं है नहीं। देश की आज़ादी के बाद जब अंबेडकर जी ने कहा कि अगर बंटवारा देश का धर्म के नाम पर होता है तो एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, वो बंटवारा सही नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री लेकिन अंबेडकर जी के फोटो हटा लेकिन कुछ शिक्षा के पीछे से पूर्ववर्ती सरकारों के प्रयास से यहाँ पे रोका गया, तो भाईचारा उस दिन समझ में आ रहा था कि अब भाईचारा था और भाईचारा था, तो आज वो भाईचारा कहाँ चला गया? इतने दिन में आज़ादी के बाद भी उन मंदिरों को क्यों नहीं सौंपा गया? बात आती है तोड़ने की, क्यों तोड़ दिया जाए? अगर हम तोड़ रहे होते तो क्या राम मंदिर हम कोर्ट से नहीं लिए? राम मंदिर हमने कोर्ट से लिया और मंदिरों का भी मुकदमा हम कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं और आने वाले समय में मुझे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि हम उन मंदिरों को लेंगे और भव्य मंदिरों का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये सनातन राष्ट्र है और इस सनातन राष्ट्र में सनातन की जो गरिमा है उस गरिमा को हम लोग फिर से पैदा करेंगे और शिखर पर पहुंचाएंगे। तो समय का काफ़ी अभाव है और आगे भी ये लोग हमारे शो में आते रहेंगे। और रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए सोनी त्रिपाठी, अंकुर द्विवेदी जी और डॉक्टर संतोष सिंह जी और अजय फौजी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद। हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता तक जनता की बातें पहुंचाना था। हालांकि डिबेट शो था तो अपनी अपनी बातें लोगों ने रखी। हालांकि संतोष सिंह जी की एक बात इन्होंने ये कहा कि आप लोग आपस में लड़िए, लेकिन जनता के मुद्दों पर आपस में बैठ करके जनता के मुद्दों को मत बताइए, क्योंकि वो आपकी वोटर है, वो आपसे अपेक्षा लगा करके बैठी है, वो आपसे कुछ अपेक्षाएं करती है। संतोष सिंह जी का ये मानना है। बाकी भाजपा और सपा तो एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं। एडिटर एट लार्ज अंकुर द्विवेदी जी का भी यही कहना था कि हर काम जमीनी ग्राउंड पर होने चाहिए और भ्रष्टाचार को इन्होंने सामाजिक समस्या बताया। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, डिबेट शो में धन्यवाद।